सुर्खियों में। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम सुर्खियों में के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजीव शर्मा। जैसे कि आप जानते हैं, हम इस कार्यक्रम में समसामयिक और खास तौर पर आप श्रोताओं से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर बात करते हैं। हम सभी जानते हैं, देश भर में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग गया है। इसके तहत प्लास्टिक से बनी कई चीजें मिलनी बंद हो जाएंगी। इनमें रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कई चीजें भी शामिल हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इन सामानों की लिस्ट भी जारी की है जिन पर रोक लगी है। इस रोक से आम जनजीवन पर क्या फर्क पड़ेगा, इसके विकल्प क्या होंगे, इस तरह के प्लास्टिक पर रोक का तरीका क्या होगा, जैसे तमाम सवाल हम सभी के मन में उठ रहे हैं। आज इस तरह के सभी सवालों का उत्तर तलाशने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है इम्तियाज अली जी को। आप सार्थक संस्था के संस्थापक हैं और कचरा प्रबंधन पर 3 राज्यों के सलाहकार भी हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस तरह के क्षेत्र में कई दशकों से सक्रिय हैं। इम्तियाज जी, आपका स्वागत है। आपका भी धन्यवाद कि आपने इतने ज्वलंत मुद्दे पर आज यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया। सबसे पहले तो वही सवाल कि 1 जुलाई से मतलब प्रतिबंध लग गया है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, वर्ष 2008 में सर्वप्रथम भारत सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर 20 माइक्रोन की पॉलिथीन बैन की थी। उसके बाद निरंतर इस क्षेत्र में कार्य किया जाता रहा। 2011, 2016 और 2022 में अब ये 19 तरह के और प्लास्टिकों को जो है वो प्रतिबंधित किया गया। इन सब के पीछे शासन की और भारत सरकार की मंशा ये है कि इस तरह के अमानक स्तर के पॉलिथीन और वन यूज प्लास्टिक से होने वाले दुष्प्रभावों से लोगों को बचाया जा सके और जो वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की इतनी ज्वलंत समस्या उत्पन्न हुई है उससे बचा जा सके। तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 वर्ष पूर्व वन यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध के लिए एक बैठक आयोजित की और इसके लिए एक कार्ययोजना बनाकर काम करना प्रारंभ किया। लेकिन क्योंकि काफी परिवार, काफी इंडस्ट्रीज इस काम से प्रभावित हो रहे थे, तो 1 वर्ष का उन्हें समय दिया गया ताकि उनके पास जो भी उत्पाद बने रखे हैं, जो भी स्टॉक है, उस सबको समाप्त कर सके और आगे जाके इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा सके। अभी 3 माह पूर्व जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठक हुई थी, उसमें ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार की ओर से आश्वासन दिया है कि 2024 तक पूरे देश में वन यूज प्लास्टिक को बैन करेंगे और जलवायु परिवर्तन की जो समस्या उत्पन्न हुई है उससे भारत को भी निजात दिलाएंगे और विश्व में जो भी इससे रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उस पर कार्य करेंगे। जैसे कि हम सब इन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, तो सब माना जा रहा है कि इस दौरान देश को प्लास्टिक के कचरे से मुक्त करने के लिए बड़ा निर्णायक कदम है। निसंदेह माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, इस निर्णय का आम लोगों ने भी स्वागत किया है और पर्यावरणविदों ने तो इसका स्वागत किया ही है। 75वीं जो देश की अमृत महोत्सव जो हम मनाने जा रहे हैं, इस अवसर पर 19 तरह के प्लास्टिकों को प्रतिबंधित करना और उससे होने वाले दुष्प्रभावों से बचाना और हमारी धरती माँ जो कि निरंतर तापमान इसका बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण यह है कि प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाली जो जहरीली गैसेस हैं, जिनको हम फ्यूरॉन और डाइऑक्सिन के नाम से जानते हैं, उनसे उत्पन्न होने वाली इन गैसों की वजह से जो पर्यावरण के अंदर एक गंभीर समस्या आई है और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या निर्मित हुई है कि गर्मी में बारिश हो रही है, बारिश के अंदर गर्मी हो रही है और जो एक ऋतु का जो परिवर्तन की समस्या आई है, उन सभी चीजों से निजात दिलाने के लिए ये शासन की जो पहल है एक अच्छा परिणाम लेकर आएगी। इन दिनों देश में औसतन कितना प्लास्टिक कचरा निकलता होगा? देखिए, एक आकलन है कि शहरी क्षेत्रों के अंदर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति लगभग 450 ग्राम कचरा उत्सर्जित करता है और इस 450 ग्राम कचरे में से 14% जो मात्रा होती है वो प्लास्टिक की होती है और इस 14% प्लास्टिक के अंदर 10% प्लास्टिक ऐसा होता है जो कि रिसाइकलेबल होता है और 4% प्लास्टिक ऐसा है जो नॉन रिसाइकलेबल है। तो इस 14% प्लास्टिक के व्यवस्थित प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 बनाए गए हैं और इन्हीं नियमों में संशोधन करते हुए 2022 के अंदर नए नियमों को लाया गया है, जिन नियम के अंतर्गत पहले जो मानक स्तर की 70 माइक्रोन की जो पॉलिथीन बैन की गई थी, इस नियम के अंतर्गत 120 माइक्रोन की पॉलिथीन को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही 19 प्रकार के अन्य जो वन यूज प्लास्टिक है उनको बैन किया गया है। इन प्लास्टिक से होने वाले स्वास्थ्य पर जो प्रभाव हैं उनके बारे में लोगों को अवगत कराना है, साथ ही इससे होने वाले पर्यावरणीय असंतुलन के बारे में लोगों को बताना है, तब जाकर ये प्रतिबंध, ये नियम लागू हो पाएगा।
अपने प्रदेश में क्या स्थिति है प्लास्टिक की? वर्तमान में जो मैंने आपको आंकड़ा बताया कि शहरी क्षेत्र में 450 ग्राम और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लगभग 200 ग्राम कचरा अवशोषित हो रहा है और इसमें 14% मात्रा जो प्लास्टिक की है। लगभग एक एवरेज है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लगभग 3,500 मैट्रिक टन प्लास्टिक कचरा उत्सर्जित होता है। इस पूरे प्लास्टिक का व्यवस्थित तौर पर प्रबंधन हो और इसके अंदर कमी लाई जाए तो इस प्लास्टिक के अंदर कमी लाने के अंदर ये नियम मील का पत्थर साबित होगा। अभी जो कानून में सरकार ने संशोधन किए हैं, इसमें ये बताया गया कि प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के अवैध निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए जाएंगे। बिल्कुल। इसमें वर्ष 2009 में मध्य प्रदेश शासन में आपको बताना चाहूंगा कि पूरे देश में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने प्लास्टिक प्रबंधन के लिए जो कार्य किया है, जो नीति बनाई है, वो देश के अन्य प्रांतों या राज्यों के अंदर नहीं हुई है। हम लोगों ने 2011-10 के अंदर ही एक बहुत अच्छी प्रबंधन नीति मध्य प्रदेश शासन ने बनाई थी। उस प्रबंधन समिति के अंदर मैं भी सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। तो उसमें उसी समय हम लोगों ने मध्य प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों के अंदर प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर स्थापित किए, जहां पर इस प्रकार के अमानक स्तर के पॉलिथीन को इकट्ठा करके इसे सीमेंट इंडस्ट्रीज में एज ए फ्यूल यूज करना और रोड निर्माण में इसका उपयोग करने की कवायद शुरू हुई और इस पूरी कवायद को भोपाल मॉडल के नाम से पूरे देश के अंदर लागू किया गया और 13 अन्य देशों के अंदर भी इस भोपाल मॉडल को लागू किया गया है। तो इस पूरी व्यवस्था के प्रति उद्देश्य यह है कि प्लास्टिक कचरे का बेहतर तरीके से प्रबंधन करना और इससे जो पर्यावरणीय समस्या हो रही है उससे आम जनता को निजात दिलाना है। चूंकि आप खुद भी स्वयंसेवी संगठन से जुड़े हैं और लंबे समय से क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और सरकार का भी मानना है कि एकल उपयोग वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध में जन भागीदारी महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पे जब तक की जन भागीदारी नहीं होगी तब तक शासन की कोई भी योजना प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाएगी, क्योंकि जन और तंत्र के बीच में जो गैप है, मात्र 2% हमारे पास तंत्र है और 98% हमारे पास जन है। तो इन 2% लोगों को यदि 98% सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे योजना भी फलीभूत होगी और इसके परिणाम भी हमारे सामने आएंगे। लेकिन मुख्य समस्या जो आज के समय की है वो ये है कि प्लास्टिक का उपयोग हमारे जीवन में इतना रच बस गया है कि सुबह जब हमारी शुरुआत होती है तो टूथब्रश से हम शुरुआत करते हैं, तो शाम सोने तक अनेक प्रकार के प्लास्टिक उत्पादों का हम लोग उपयोग करते हैं। ये कहना उचित होगा आज के संदर्भ में कि पहले जो युग था, लोह युग था, ताम्र युग आया और ये जो युग है ये प्लास्टिक युग है। इस प्लास्टिक युग में हर चीज प्लास्टिक की है। यहाँ पर जो माइक लगा है ये भी प्लास्टिक का है, हमारे पेन की जिप भी प्लास्टिक की है, पेन भी प्लास्टिक का है, अनेकों प्रकार के प्लास्टिक उत्पादों का हम उपयोग करते हैं। यदि इस प्लास्टिक का व्यवस्थित तौर पर प्रबंधन हो जाए, इसका संग्रहण हो जाए, इसका पृथक्करण हो जाए और इसको परिवहन करके सही प्रकार से अगर इसका वैज्ञानिक निष्पादन किया जाए तो निश्चित तौर पे इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो इसके अंदर एक पहल की गई है और प्राइम मिनिस्टर कार्यालय से, प्रधानमंत्री कार्यालय से इस पूरे क्रियाकलाप की, इस पूरी योजना की मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही एनजीटी के माध्यम से भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और राज्य द्वारा भी मध्य प्रदेश के अंदर भी इसके लिए एक पूरा प्रकोष्ठ बनाया गया है जहां से इसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही जो जिले हैं, हमने जिलों स्तर पर भी कलेक्टर की अध्यक्षता के अंदर कमेटियां बनी हैं, ब्लॉक स्तर पर जो है जनपद अध्यक्ष की और जनपद सीओ की अध्यक्षता के अंदर कमेटियां बनाई गई हैं, जिससे कि इस पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करें और जो भी अमानक स्तर का पॉलीथीन वहां पर उपयोग लाया जा रहा है उस पॉलीथीन या उस अमानक स्तर के वन यूज प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो और यदि कोई व्यक्ति, कोई दुकानदार या कोई बाजार में इसका उपयोग करता पाया जाता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई और शासकीय कार्रवाई के तहत उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि अभी हमारे विशेषज्ञ वक्ता इम्तियाज अली जी बता रहे थे कि प्लास्टिक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो मोटे तौर पे हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए अभी जो सरकार ने प्रतिबंध लगाए उनमें प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए प्लास्टिक की तमाम सामग्री, थर्माकोल की सामग्री, प्लास्टिक की प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ ट्रे, मिठाई के डिब्बे जैसी बहुत सारी चीजें शामिल हैं। इम्तियाज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि समुद्री में नदियों को, हमारे जल स्रोतों को प्लास्टिक किस हद तक और कैसे प्रभावित कर रहा है? देखिए, प्लास्टिक की समस्या आज देशव्यापी नहीं है, यह विश्वव्यापी है। मैंने देखा है कई विकसित देश अपना प्लास्टिक कचरा समुद्र में फेंकते हैं या कई जो रेगिस्तानी एरिया हैं वहां पर इस प्लास्टिक को जला दिया जाता है, लेकिन ये इसका एक निष्पादन का सही तरीका नहीं है। प्लास्टिक की समस्या विश्वव्यापी है, लेकिन प्लास्टिक के बगैर हमारा काम चलने वाला भी नहीं है।
हाँ, हम प्लास्टिक का प्रबंधन करें और प्लास्टिक का जितना उपयोग कम कर सकते हैं हम उस ओर अग्रसर हों। इसके लिए हमारे पास कई विकल्प हैं और सबसे बेहतर विकल्प जो हमारे पास है वो हमारी संस्कृति है, क्योंकि हमारी संस्कृति में बताया गया है कि हमें अपने पर्यावरण को किस तरह से संरक्षित करना है और ऐसे ही उपयोग की चीजों का हमें उपयोग करना है जो कि पर्यावरण हितैषी हो। हमने देखा है कि हम पुराने समय में अपने पुराने घर, हमारे घर के जो पुराने कपड़े होते थे उनके हम लोग झोले बनाते थे। उन झोले का ही उपयोग हम बाजार में जाके लेकर बाजार में उपयोग करते थे और जो भी हमें साग सब्जी लाना है, जो सामान लाना होता था, हम उन्हीं झोलों में लेकर आते थे। लेकिन आज जो कि हम पश्चिमी सभ्यता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और हमारे बाजारों में, हमारे मॉल में हर जगह लाल, पीली, नीली, हरी आपको पॉलीथीन की पन्नियां मिल जाएंगी। इन पन्नियों ने जिस तरह का एक प्रलय लाया है, इस तरह की एक नुकसान की एक प्रवृत्ति आई है, वो हमारे सामने है। भोपाल जैसे शहर के अंदर प्रतिदिन लगभग 5-6 गायों की मृत्यु सिर्फ पॉलीथीन खाने से हो रही है। तो आप अंदाज लगाइए कि पूरे देश में कितने पशुओं की मृत्यु प्रतिदिन इस तरह के पॉलीथीन खाने से होती है, क्योंकि हम बहुत ही श्रद्धापूर्वक अपना रात का बचा हुआ खाना इस पॉलीथीन कैरी बैग में रखते हैं और उसको कॉलोनी या मोहल्ले या गली के कोने पर रखते हैं कि गौ माता आएंगी और इस आहार को खाएंगे जिससे हमें पुण्य मिलेगा। लेकिन अनजाने में ही हम पुण्य नहीं, हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि गौ माता को नहीं मालूम कि पॉलीथीन हटाकर खाना है। एक एक पशु के आमाशय में से 32-32 किलो की प्लास्टिक की गांठें निकल रही हैं। अगर आपको ये दृश्य देखना हो तो आपके ग्रामों में, आपके शहरों के आसपास जहां भी गौशालाएं हैं वहां पर जाकर आप देखेंगे तो आपको जहां पर इन गौशाला से निकले हुए पशुओं के शवों को दफनाया जाता है या रखा जाता है, वहां पे आपको मांस या हड्डियां कम दिखेंगी, पॉलीथीन की गांठें दिखेंगी। मैं 2018 के अंदर बिहार विजिट पर था, यही विषय मेरा था, तो वहां पर पटना में पशुपालन विभाग ने एक गाय का ऑपरेशन किया, उसके शरीर में से, उसके आमाशय में से 84 किलो प्लास्टिक निकली। तो आप सोचिए किस तरह से ये हमारे पशुओं को प्रभावित कर रही है। साथ ही जो हमारे जलीय स्रोत हैं उनमें भी पॉलीथीन जाके उसके टॉक्सिन्स, उसके जहरीले तत्व पानी के अंदर आते हैं और वहां पर रहने वाले जो भी हमारे जीव जंतु हैं वो उससे प्रभावित हो रहे हैं। आने वाला समय यह है कि समुद्र के अंदर मछलियां या जीव जंतु कम होंगे और पॉलीथीन ज्यादा होगा। जिस गति के साथ समंदर के अंदर पॉलीथीन या प्लास्टिक कचरे को डाला जा रहा है, तो आवश्यकता है कि इस प्लास्टिक कचरे को व्यवस्थित तौर पे हम लोग संग्रहण करें, इसका उपयोग कम से कम करें और जो भी हमारे पास विकल्प हैं, चाहे हम कपड़ों के थैलों का उपयोग करें, चाहे हम कागज के थैलों का उपयोग करें। अमूमन आपने देखा है कि अभी जो 19 तरह के जो प्लास्टिक केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित किए हैं, इसके अंदर हमारी प्लास्टिक की कटलरी मुख्य है। हम बाजारों में जाते हैं जहां पर हमें प्लास्टिक के कप में चाय परोसी जाती है, कोल्ड ड्रिंक परोसी जाती है, चाय परोसी जाती है, लेकिन अनजाने में ही हम जब इस तरह की प्लास्टिक क्रॉकरी का उपयोग करते हैं तो उसमें जो माइक्रो प्लास्टिक होता है वो हमारे शरीर के अंदर जाता है और इस शरीर में जाने से हमारे शरीर में लगभग 32 तरह के कैंसर हो रहे हैं। तो इन सब से बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक ये प्रकल्प शुरू किया है और इसकी मॉनिटरिंग, पहली बार ऐसी कोई योजना है जिसकी मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री कार्यालय से होगी। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने संवेदनशील होकर उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर काम किया है और एक संपूर्ण कार्य योजना बना के राज्यों को दी है और उस कार्य योजना के अनुरूप पूरे प्रदेशों के अंदर, यहां तक कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में नहीं, ग्रामों के अंदर भी अब यह काम प्रारंभ हुआ है और स्वच्छ भारत मिशन शहरी और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत हर जगह स्वच्छता की अलग जगाई जा रही है और पॉलीथीन का उपयोग कम हो, प्लास्टिक कचरे का जो उत्पादन है वो कम से कम हो, इसके लिए हर स्तर पर कार्य योजना बनाकर काम किया जा रहा है और निश्चित तौर पर इसके परिणाम निकलेंगे और विश्व में हमारा भारत अग्रणी होगा जो कि प्लास्टिक कचरे को कम करने वाला, कम यूज करने वाला पहला देश होगा। निश्चित ही प्लास्टिक की थैलियां इस समस्या का सबसे बड़ा कारण भी है, लेकिन जैसे कि आप भी जानते हैं कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के अंतर्गत 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक के कैरी बैग पर 30 सितंबर 2021 को प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद फिर 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक पर भी 31 दिसंबर 2022 से प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लेकिन इन पर अमल की रफ्तार बड़ी धीमी है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये नया संशोधन जो है, नए प्रयास हैं, ये भी फलीभूत हो पाएंगे उस तरह से? देखिए, कोई भी नई योजना जब शासन द्वारा लाई जाती है तो उसको फील्ड पर आने में, उसके परिणाम दिखने में कुछ समय लगता है। लेकिन यदि आप स्वच्छ भारत मिशन की बात करेंगे
तो आप देखें 2014 में स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ, और जब ये मिशन शुरू हुआ तो सब लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था कि ये क्या योजना है, घर घर से कचरा इकट्ठा होगा, शौचालय बनाए जाएंगे, गांव में शौचालय बनाए जाएंगे, कचरे की बात की जाएगी, कचरा प्रबंधन की बात की जाएगी। तो ये काम तो सफल हो ही नहीं सकता भारत में, क्योंकि जो लोग अपना कचरा बाहर फेंकना तक उचित नहीं समझते, वो कचरा गाड़ी को अपना कचरा कैसे देंगे। लेकिन आप देखिए, मेरा मानना यह है कि स्वतंत्र भारत के बाद सबसे सफल अगर केंद्र की कोई योजना है तो वो स्वच्छ भारत मिशन है। आज ये स्वच्छ भारत मिशन योजना सरकारी योजना ना बनते हुए एक जनता की योजना बन गई है, और इस योजना के अंतर्गत जितनी जागरूकता ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों के अंदर फैली है, उसका आज परिणाम है कि कई शहर हमारे कचरा मुक्त हो चुके हैं। और मुझे बड़ा गर्व है कि मध्य प्रदेश के 23 शहर भारत के 100 शहरों के में सबसे स्वच्छ शहर है, जिसमें हमारा इंदौर 1 नंबर पर है और भोपाल भी उसके अंदर अग्रणी रहा है। तो इन शहरों के अंदर कचरा प्रबंधन की जो मिसाल कायम हुई है, आज उसको देश के दूसरे भागों में ही नहीं बल्कि और देशों ने इसको अपनाया है। तो जब स्वच्छ भारत मिशन सफल हुई है तो निश्चित तौर पर यह प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की योजना भारत सरकार द्वारा लागू की गई है, निश्चित तौर पर सफल होगी, और आम जनता जब इसमें अपना सहयोग देगी तो जल्द से जल्द ये योजना का रिजल्ट हमारे सामने आएगा। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि प्लास्टिक थैलियों का विकल्प तो कपड़े के थैले हो सकते हैं, कागज के थैले हो सकते हैं, साथ ही आपने ये भी बताया कि प्लास्टिक हमारे जीवन का हिस्सा है। सुबह टूथब्रश से लेकर शाम तक हम हर काम में प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी इस तरह के प्लास्टिक के विकल्प क्या हो सकते हैं? देखिए, अनेकों तरह के विकल्प हैं। हमने भोपाल के अंदर एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है कैरी योर ऑन बैग, कैरी योर ऑन बॉटल, कि लोग प्लास्टिक की बोतल का उपयोग ना करें, अपने घर से या तो वो स्टील की बोतल लें। और हम लोगों ने एक मिट्टी की बोतल यहां पर बनवाई है, बैतूल से हम लोग वो मेटलों को बनवा रहे हैं, और उससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। हमारे कुम्हार जाति के जो लोग हैं उनको रोजगार मिल रहा है, और मिट्टी की बोतल गाड़ियों, अपने ऑफिसों के अंदर, गाड़ियों के अंदर लोग रख रहे हैं, तो प्लास्टिक की बोतल का एक विकल्प निकल कर आया। साथ ही हर गाड़ी के अंदर हमारा उद्देश्य है कि भोपाल में हम इस काम को शुरू करें कि भोपाल के जितने भी 4 व्हीलर हैं उन सब 4 व्हीलरों के अंदर हर व्यक्ति एक कटलरी सेट अपने पास रखे, जिसमें एक छोटी सी स्टील की प्लेट हो, एक चम्मच हो और एक ग्लास हो, जिसका वो उपयोग कर सके। साथ ही वो बॉटल अपनी स्टील की हो चाहे वो मिट्टी की हो, वो वहां पर उपयोग कर सके। इसी प्रकार से जो भी प्लास्टिक के वन यूज क्रॉकरी, जो जिसको हम थर्माकोल के आइटम बोलते हैं या प्लास्टिक के कप बोलते हैं, इनका उपयोग हमें धीरे धीरे बंद करना है। इनके स्थान पर या तो हम कागज के कप यूज करें, या हमारे पास मिट्टी के कुल्हड़ हैं या स्टील के बर्तन हैं, उन तरह को शुरू करें। मध्य प्रदेश में कई शहरों में, खासतौर पर भोपाल, इंदौर के अंदर बर्तन बैंकों की स्थापना की गई है। जगह जगहों पर बर्तन बैंक बनाए गए हैं, और ये प्रकल्प अब बहुत देश के अन्य भागों के अंदर भी गया है। इस बर्तन बैंक के माध्यम से जो भी हमारे भंडारे होते हैं, शादियां होती हैं, या भी हमारे जो त्योहार होते हैं, वहां पर लोग आते हैं, बहुत ही कम शुल्क पर आके ये वहां से बर्तन लेकर जाते हैं, जहां पर इन्हें स्टील के, कांच के बर्तन दिए जाते हैं, जहां इसका उपयोग करते हैं। इससे लोगों को रोजगार भी मिलता है, और जो अमानक स्तर का वन यूज प्लास्टिक उपयोग हो रहा था उसमें कमी आई है। तो लोग अपने कार्यक्रमों के अंदर, विशेषकर होटल, रेस्टोरेंट और शादी हाल वाले इस काम के अंदर अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं कि जो भी वहां पर पार्टी आती है या जो भी वो कार्यक्रम करते हैं, उसमें पहली कंडीशन उन्हें ये डालनी चाहिए कि किसी भी प्रकार का वन यूज प्लास्टिक वो उपयोग नहीं होने देंगे। तो निश्चित तौर पे लोग इको फ्रेंडली शादियां करेंगे, और इको फ्रेंडली शादियां होने से इस प्रकार के वन यूज प्लास्टिक का उपयोग कम होगा, और कमी आने से फिर पर्यावरण में और हमारे जो कचरा प्रबंधन के जो नियम है उसके अंदर भी इसका लाभ हमें मिलेगा। कुल्हड़ का उपयोग तो हम सालों से करते आ रहे हैं, अभी प्लास्टिक जीवन में घुसा है। देखिए, शुरू में मैंने आपसे कहा कि हमारी इस भारतीय संस्कृति में हर चीज का रिजल्ट है, हर चीज का एक साधन समाधान दिया हुआ है। तो यदि हम अपनी संस्कृति को देखेंगे और 40 साल 35 साल पहले अगर हम जाएंगे, देखेंगे किस तरह से हमारे ग्रामीण परिवेश के अंदर हम कुल्हड़ों का उपयोग करते थे, हम पत्तल दोनों का उपयोग करते थे, हम इस तरह के बहुत सारे हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपयोग करते थे। हमें पुनः उस समय वापस हमें आना होगा, और हमारी संस्कृति में जो बताया गया है उसी हिसाब से हमें अपने बर्तनों का रिप्लेसमेंट करना होगा, जिससे हम इस पर्यावरणीय समस्या से बच सकते हैं। और भारतीय संस्कृति इतनी महान संस्कृति है कि इसके अंदर हर समस्या का समाधान है, बस जनता, आम जनता इस चीज को समझे और अपने धर्म और अपने ज्ञान और अपनी संस्कृति से उसका हल ढूंढे। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि सरकार इन दोनों स्टार्टअप्स को भी बहुत प्रमोट कर रही है, और प्लास्टिक पर प्रतिबंध से कई नए स्टार्टअप के लिए इनोवेशन का एक मौका भी खुल रहा है।
निश्चित तौर पे जो स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ है, नए नए स्टार्टअप शुरू हुए हैं और जो आत्मनिर्भर भारत का जो एक अभियान शुरू किया गया है, इस आत्मनिर्भर भारत के अंदर बात की गई है और लोकल फॉर वोकल करके एक भारत सरकार का एक प्रकल्प है। इसके अंदर कहा गया स्थानीय स्तर के उत्पादों को एक उच्च स्तरीय मार्केट उपलब्ध कराना। तो यदि आज बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म केंद्र सरकार ने युवाओं को दिया है कि वो वन यूज प्लास्टिक के स्थान पर जो इसके विकल्प हो सकते हैं, चाहे वो मिट्टी के बर्तन हो, चाहे वो स्टील के बर्तन हो, चाहे वो पत्तल दोने हो, चाहे आधुनिक स्तर पर इन पत्तल दोन या घास से अनेक प्रकार के चीजें बनाई जा सकती हैं। भोपाल, क्योंकि भोपाल के अंदर एक वर्ड है बर्रू कट भोपाली, क्योंकि बर्रू एक प्रकार की ग्रास है, घास है, जो कि भोपाल के आसपास हुआ करती थी। लोगों ने इस घास को काटा और यहां पर उन्होंने अपने मकान बनाए, तो इन्हें बर्रू कट भोपाली कहा जाता है। तो हमने इस बर्रू ग्रास से भी एक नेचुरल स्ट्रॉ बनाई है। इस घास को आप काटिए, काटने के बाद इसको आप ड्राई कीजिए और जो हम प्लास्टिक की स्ट्रॉ कोल्ड ड्रिंक में या नारियल पानी में यूज करते हैं, उसके स्थान पर इस नेचुरल स्ट्रॉ को यूज करिए। ऐसे बहुत सारे विकल्प हमारे सामने हैं। तो निश्चित तौर पे इन विकल्पों से लोगों को रोजगार मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना सार्थक होगी। अभी एमएसएमई सेक्टर की कई इकाइयां प्लास्टिक उत्पादों से जुड़ी हैं, तो सरकार अब जो इस प्रतिबंध के बाद उनकी निर्माण क्षमता को बदलने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको नए क्षेत्रों से जोड़ने के लिए भी कार्यशालाएं आयोजित कर रही है। इस कदम को आप कैसे देखते हैं इन कंपनियों के लिहाज से? एक अति महत्वपूर्ण कदम है, जिससे कि स्वरोजगार के अंदर वृद्धि होगी और जो नए नए स्टार्टअप्स बन रहे हैं, इन स्टार्टअप्स को भी मदद मिलेगी। और केंद्र सरकार द्वारा और स्पेशली मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो एक स्टार्टअप नीति बनाई गई और देश की पहली स्टार्टअप नीति किसी राज्य ने बनाई है, तो इस नीति के तहत आप जो भी युवा हैं, चाहे वह ग्रामीण में हो, चाहे वह शहरी क्षेत्र के अंदर हो, इन योजनाओं के माध्यम से अपने स्टार्टअप शुरू करें। आजकल शासन ने सिंगल विंडो सॉल्यूशन इसके लिए शुरू किया हुआ है कि आप डीआईसी के अंदर जाइए या जो भी एमएसएमई डिपार्टमेंट ने जो सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है, वहां पर जाके आप अपनी योजना के बारे में बताइए। शासन स्तर पर अधिकारियों द्वारा संपूर्ण सहयोग उनको दिया जा रहा है और बैंकों से भी बहुत ही कम समय के अंदर उनके कैसों का निराकरण कराकर उनका अनुदान प्रक्रिया, उनकी ऋण प्रक्रिया को जो है सरल और सुलभ बनाया जा रहा है। तो इससे प्रदेश के अंदर स्वरोजगार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और जो सिंगल यूज प्लास्टिक के स्थान पर जो नए नए उत्पाद बन के आएंगे, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हो या वो ग्रास के उत्पाद हो, चाहे वो नेचुरल ग्रास के उत्पाद हो, पत्तल दोने के उत्पाद हो, चाहे वो कागज के उत्पाद हो, चाहे वो बैम्बू के उत्पाद हो, तो इन तरह के उत्पादों के नए नए विकल्प और नए नए व्यवसाय निकल कर आए हैं और इसकी इकाइयां प्रदेश में स्थापित हों और स्थापित होकर वो स्थानीय लोगों को भी रोजगार दें और खुद भी रोजगार मुखी बनकर पर्यावरण को भी संरक्षित कर सकें, लोगों को रोजगार भी दे सकें और हमारे पर्यावरण को बेहतर बना सकें। चूंकि आप खुद लंबे समय से ई वेस्ट और प्लास्टिक प्रबंधन पर काम कर रहे हैं, तो अब ऐसी कंपनियां जो ऑलरेडी प्लास्टिक निर्माण से जुड़ी थी, अब उनको अपने भंडारण को खत्म करने में या नए क्षेत्रों में जाने में किस तरह की सहायता दी जा सकती है सरकार की ओर से? भी केंद्र द्वारा 2 साल पहले ये योजना लागू की जानी थी, लेकिन जो भी हमारे व्यवसायी थे, उनके प्रतिनिधि मंडलों ने आके केंद्रीय मंत्री पर्यावरण से बैठक करी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन से बैठक करी। उन्होंने इनको समय दिया और लगभग 1.5 साल का समय दिया गया कि आपके पास जो भी उत्पाद हैं या आपके पास जो भी स्टॉक है, इस स्टॉक को आप समाप्त कर सकें। और अधिकतर व्यापारियों ने अपना सहयोग दिया। व्यापारियों की भी राज्य स्तर पर, अलग अलग राज्यों के अंदर केंद्र स्तर पर जो है बैठकें आयोजित की गई और उन बैठकों में इनकी सहमति के बाद ही ये योजना को आगे लेकर आया गया। तो अभी भी जो व्यापारियों के पास उत्पाद हैं, भंडारण है, मेरा उनसे अनुरोध है कि उसको वो समाप्त करें और समाप्त करने से पूर्व स्थानीय स्तर पर जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय है, उनको सूचित करें कि हमारे पास इतना इतना भंडारण है, इसको हमें समाप्त करना है, उसकी जानकारी उनको दें। और बाजारों में जहां भी प्लास्टिक अभी है, उसको वो 2 महीने 1.5 महीने के अंदर जो है समाप्त करने की प्रक्रिया करें। और मेरा राज्य शासन से अनुरोध है कि व्यापारियों को सहयोग करें। ये नीति लागू हो गई है, इस नीति के लागू होने के बाद भी 2-2.5 महीने इस तरह के भंडारण उत्पादन जो हुआ है उसके निष्पादन के अंदर समय लगेगा। तो शासन जो है थोड़ा सा नरम रवैया अपनाते हुए इन व्यापारियों को सहयोग दे। साथ ही शासन द्वारा, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो
परसों एक सर्कुलर जारी किया गया है और उस सर्कुलर में कहा गया है कि जो भी प्रभावित ऐसी इकाइयां हैं जो कि प्लास्टिक का निर्माण करती हैं, उनको शासन द्वारा जो है नया इकाइयां लगाने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी और जो भी शासकीय स्तर पर उनको सहायताओं की आवश्यकता है, सब्सिडी की आवश्यकता है, वो दी जाएगी। तो निश्चित तौर पे शासन का कदम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो इन इकाइयों को समाप्त करना चाहती, बल्कि वो चाहती है कि इकाइयां अपने जो अभी प्लास्टिक के उत्पाद बनाती थी, अब वो अपने बायोडिग्रेडेबल उत्पाद बनाएं और अपना व्यवसाय चलाएं और लोगों को रोजगार भी दें। इसके लिए शासन हर स्तर पर उनको सहयोग करने के लिए तैयार है। इसी का परिणाम है कि राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर जो मॉनिटरिंग कमेटियां बनाई गई हैं, बल्कि एक कंट्रोल रूम जो बनाया गया है, ये इसी काम के लिए है। उनसे सहायता लें और अपने काम को बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करें। प्लास्टिक पर पूरी तरह से रोकथाम में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका किस तरह की हो सकती है? देखिए, स्वयंसेवी संस्थाएं शासन और जनता के बीच का एक सेतु है। कोई भी योजना है यदि स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से, बल्कि स्वयंसेवी संस्थाएं तो काम कर ही रही हैं, इसके अलावा मैं चाहूंगा जो धार्मिक संस्थाएं, हमारे धार्मिक गुरु हैं, वो अपने वक्तव्यों के अंदर अपने जो भी उनके धार्मिक उद्बोधन होते हैं, जो बयान होते हैं, या उनकी तरफ से जो भी धार्मिक नोटिस जारी किए जाते हैं, उसके अंदर वो वन यूज प्लास्टिक या प्लास्टिक से होने वाले नुकसानों के बारे में बताएंगे। तो निश्चित तौर पे जनता जनार्दन जागरूक होगी और शासन को सहयोग मिलेगा और वन यूज प्लास्टिक का उपयोग धीरे धीरे करके समाप्त होगा। इसमें धार्मिक गुरुओं से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके आप वन यूज प्लास्टिक के नुकसानों को समझते हुए अपने अपने कार्यक्रमों के अंदर इसके बारे में लोगों को जागरूक करें, क्योंकि आपके द्वारा बताई गई रास्ता, आपके द्वारा सुझाया गया सुझाव उनके लिए सर्वोपरि है। तो निश्चित तौर पे जब धर्मगुरु इस काम में आएंगे तो हमारे यहाँ प्लास्टिक नीति और प्लास्टिक प्रबंधन की नीति जो होगी वो मूलभूत रूप लेगी और भारत एक तमाम विश्व के अंदर एक उदाहरण प्रस्तुत कर पाएगा। आज हमने हमारे कार्यक्रम सुर्खियों में के इस अंक में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, इससे होने वाले लाभ और प्लास्टिक के विकल्पों सहित तमाम सवालों के उत्तर तलाशने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपकी कुछ जिज्ञासाएं इससे जरूर शांत हुई होंगी। इसलिए बस अभी से इस तरह के प्लास्टिक का उपयोग बंद कर दीजिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करिए। इम्तियाज भाई, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बस इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ, नए विशेषज्ञ के साथ। नमस्कार। आपको भी मेरा स्वच्छ नमस्कार।